हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो मैथ्स का है, आपका क्लास 9th का है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहुपद यानी कि ऐसे पद जो बहुत सारे संख्या में हो। आपने पहले भी पढ़ा होगा इन चीजों के बारे में, मैं आपको बताता हूं। इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये, जिन्हें क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। तो जरा मैं आपको पॉलिनोमियल पे जाने से पहले छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप क्लास 8 में पढ़ रहे थे, जब मैथ्स की क्लासेस को ले रहे थे, तो उस दौरान आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, जैसे एक्सपोनेंट पावर्स पढ़े थे आपने चैप्टर 12 में, तो वो सारी चीजें क्या थी। जैसे अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीन के सामने राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, तो वो चीजें आपने पढ़ी थी, वही चीजें आज आप यहां भी पढ़ेंगे, पर उसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल बोला जाता है वो एक स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले उसको जानेंगे, इसके बाद जानेंगे हम पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो देखिए जरा, हम इसमें और क्या पढ़ सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के अलावा, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और इसके अलावा फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल पहली, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, तीसरा फैक्टर थ्योरम, और चौथा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे हैं, और उस आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, लास्ट में आप थोड़ा सा प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिसमें हम शो दैट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर समझेंगे टर्म्स क्या होता है, और फिर समझेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है, और इन तीनों से मिलकर क्या बना है हमारा पॉलिनोमियल। क्या बना है हमारा, पॉलिनोमियल बना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, दो चीज से मिलकर बना हुआ है हमारा, एक कांस्टेंट से और दूसरा वेरिएबल से मिलकर बना है। अभी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट किसी भी नंबर को ले सकते हो आप। ठीक है, 0 से लेके आप आगे कितने भी अनगिनत नंबर पे चले जाओ, 0 1 2 3 4 10 100 1 -2 -3 -4। ठीक है, देखो अगर कोई नंबर नेगेटिव है ना, तो वो भी कांस्टेंट है, अगर वो प्लस का है तो भी वो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर वो प्लस का, देखो यहाँ पे 6 लिखा है, -24 और 5 भी लिखा हुआ है, सारे क्या है, कांस्टेंट नंबर हैं। इसके अलावा वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल सिंपली अल्फाबेट्स ऑफ A B C D E F G H Z तक जितने भी है वो सभी क्या है, अल्फाबेट्स है, उनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है ये, कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट और जो वेरिएबल है आपस में जब मर्ज होते हैं, आपस में जब मिल जाते हैं, तो एक नई फॉर्म बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिल जाते हैं तो एक नई फॉर्म बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूं। मान लीजिए 5x, क्या ये एक्सप्रेशन है, हाँ है एक्सप्रेशन। क्यों है, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -x/2, क्या इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, मैं बोलूंगा हाँ है। कैसे है, देखो जरा आप, ये वेरिएबल हो गया हमारा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब मैं इसको आपको अलग करके दिखाता हूं, -1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं समझने के लिए। तो देखो यहां पे 2x लिखा है, वेरिएबल क्या है यहां पर, x है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे वेरिएबल क्या है, x है, और कांस्टेंट 3 है। वेरिएबल क्या है यहां पे, x है, पर कांस्टेंट क्या है यहां पर, अभी बताना हूं, वेट करो आप। यहां पे वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है, -4/2। यहां पे वेरिएबल क्या है, y है, कांस्टेंट क्या है, 9/5। यहां वेरिएबल क्या है, z है, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, -7। यहां पे क्या होगा, तो देखो यहां पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ने वाला। यही समझना है हमें। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को, क्या अगर मैं अपने नाम के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा नाम ही आएगा उधर। ठीक है, हाँ ये फर्क पड़ता है कि अगर उसके साथ माइनस लगा दिया हमने, तो वो माइनस भी उसके साथ ऐड हो जाता है, प्लस का साइन हम दिखाते नहीं है, आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्सप्रेशन की पहचान किससे होती है, कि वेरिएबल और कांस्टेंट का दोनों का होना जरूरी है। लेट्स से कि अगर खाली मैंने लिख दिया कांस्टेंट, ठीक है, 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 5 -5, तो क्या मैं इसे एक्सप्रेशन बोल सकता हूं, जी नहीं। इसकी पहचान ही क्या है, वेरिएबल। जब तक इसके साथ वेरिएबल नहीं है
तब तक ये एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो मान लो खाली x लिखा हुआ था, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूं एक्सप्रेशन? बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ मुझे पता है यहां पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो गया, पर उसको दिखाते नहीं है। आपको समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4, तो 4 एक ऐसा कोई भी नंबर है, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने 4 लिया, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। हमें पता है ना, हमने मैथ्स पढ़ी, तभी तो हमें पता है चीजों के बारे में। आ रही बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं हम। आपको एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो समझते हैं, जितने भी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम होल नंबर, क्या होल नंबर? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, यानी वेरिएबल की जो पावर होती है, लेट्स से कि a की पावर कुछ है, a की पावर 5 है, ठीक है, तो वो होल नंबर है। हाँ, तो ऐसी बात कर रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट यानी उसकी जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान रखना, अभी मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया नहीं है, आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, पर अभी हम उसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर है तभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं। 2 टाइप के एग्जांपल लिया है मैंने। पहला एग्जांपल देखते हैं हम, यहां जो पावर है वेरिएबल की 3, क्या यह होल नंबर है? होल नंबर क्या होता है? अरे होल नंबर कुछ नहीं होता भाई, 0 1 2 3 चलते चले जाओ अनगिनत, लास्ट कहां तक जाएगा हमें कुछ नहीं पता, पर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से होता है। तो समझ में आया आपको? तो देखो होल नंबर है ये, ठीक है, यहां होल नंबर है, ठीक है, क्या यहाँ पे भी होल नंबर है? हाँ है भाई, 1 है, नहीं दिखा सकते। आपको पता है ना, वेरिएबल के साथ किसी भी नंबर को हम शो नहीं करते, मतलब एक जो नंबर होता है नंबर 1 वो नहीं शो करते हम। इसके नीचे भी तो 1 होगा, इसके नीचे भी तो 1 होगा, ठीक है, वो सभी क्या हम शो कर रहे हैं? नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को। ठीक है, ये दिखाने वाली चीज नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, इनके होल नंबर है सभी के अंदर, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए होल नंबर है, हाँ, इसमें होल नंबर है, हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये होल नंबर है, हाँ, यहाँ ये तो कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। तो क्या ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, ये क्या है? रूट है, रूट एक्स। रूट हटाऊंगा तो कुछ बच्चों को नहीं पता, तो कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं बेसिक क्या होता है इसका। रूट हटाना है तो वो 1/2 बन जाए, क्योंकि रूट क्या होता है? 2 का होता है, 2 का, यहाँ पे 2 होता है, 2 जो शो नहीं करता, क्योंकि ये इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे ये इसकी पहचान का मतलब क्या है? ये रूट का है, ये रूट है 2 नंबर, 2 नंबर होता है यहाँ पे। अगर इससे ज्यादा रूट में लगा रहा हूं और वो ज्यादा का नंबर है, तो वहां पे मैं 3 4 5 6 बताऊंगा। जैसे मैंने मान लो रूट 3 बताया तो क्यूब से रेलेवेंट है। अगर रूट 2 बताया, वहां पे रूट बाहर 2 है, इसका मतलब वो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये रूट का, स्क्वायर रूट का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो आप कि यहां पर दे रखा है आपको ये स्क्वायर रूट है। जब इससे मैं बाहर निकलूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा आपका x उसकी पावर 1/2। क्या बन जाएगा? x उसकी पावर 1/2 +3 का +3। अब जरा अगले वाले को देखते हैं। y है, यहाँ 3 है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्या है? क्यूब रूट है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट था इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका नाम ही स्क्वायर रूट है। पर यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट है। तो भैया अगर इस पे भी हटा दूं मैं 3 को, तो कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते ना, इसलिए इसकी एक साइन है, क्या है? क्यूब रूट के बाद 3 लगाया जाता है। ये जो 3 है, इससे हमें पता चल गया ये क्यूब रूट है, और इसको मैंने क्या करा? बाहर निकाल लिया। जब इसको खोला इसका रूट, तो ये बन गया 1/3। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ 4 होता तो आपको निकालते तो 1/4 बन जाता, 5 होता तो 1/5 बन जाता, सिंपल। ठीक है, पर याद रखना ये रूट अंदर होता है, इस रूट के अंदर होता है। जो बाहर होता है ना वो अलग होता है, वो इससे नहीं होता रेलेवेंट, समझ गए आप? वो मल्टीप्लाई में होता है इससे। तो 3 को बाहर निकाला, 1/3 बन गया, रूट हट गया, +y²। नीचे वाले को देखो जरा, नीचे वाले में तो कुछ लगा ही नहीं है भाई। तो देखो आप समझते हैं इस एग्जाम्पल को इससे रिलेट करके, क्या इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जा सकता है? मेरा सवाल ये है आपसे, है ये होल नंबर? होल नंबर है ये? नहीं, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट, ये होल नंबर है 1/3।
भाई हमें पता है कि होल नंबर 0 1 2 3 चलता चले जाएगा आगे, पर ये 1/3 क्या होता है भाई? होल नंबर तो नहीं होता, ये है कि नहीं? नहीं है। नेक्स्ट यहां देखो x प्लस 1/x दे रखा है, मुझे पता है कि x तो भाई इधर 1 है, पर 1/x क्या है? ये भी फिर बट्टे वाला नंबर आ गया। मैंने क्या करना है, आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले में, और आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मैं जो आपको बता रहा हूँ चैप्टर 1 में पढ़ेंगे आप। ये क्या होता है कि अगर 1/a लिखा होता है तो उसका एक्सपोनेंट बनता है 1/a का जो एक्सपोनेंट बनता है वो क्या बनता है? a की पावर -1। तो यही चीज मैंने यहां पे कर दी है, 1/x लिखा है तो उसकी पावर क्या बन जाएगी? x की पावर -1। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ -1 बन गया है, तो क्या यह है? नहीं है। ये एक्सप्रेशंस नहीं बन सकते। तो आपको इससे सीख क्या मिली भैया? अगर कभी भी आपको रूट दिख जाए, क्या दिख जाए? रूट दिख जाए, और वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, मतलब √4 √9, √4 का क्या होता है स्क्वायर? √4 का 2 होता है। √9 का क्या होता है? देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। √4 का क्या होता है? 2। √9 का क्या होता है? 3। √16 का क्या होता है? 4। अगर ऐसा नंबर है तो भैया वो तो निकल ही जाएगा, वो तो सिंपल है। पर अगर ऐसे नंबर आए आपके पास, ऐसे स्क्वायर रूट, ऐसा क्यूब रूट जो बाहर ही नहीं आ सकता, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएंगे आपके? वो क्या हो जाएंगे आपके? वो सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं बन सकते। क्लियर है आपको? ये सारी चीजें आपको समझ में आई, ये भी समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो अब समझते हैं टर्म्स के बारे में, ठीक है? तो टर्म्स क्या होते हैं? देखो, इन अ पॉलिनोमियल x² + 2x, ठीक है? क्या वर्ड यूज किया? पॉलिनोमियल x² + 2x। पहले समझ ही लेते हैं पॉलिनोमियल है क्या भाई, ठीक है? तो देखो ये दो टर्म आपको दिख रही होंगी आपस में, ये दो चीजें दिख रही हैं आपस में, दो फॉर्म दिख रहा है, x² और 2x दिख रहा है। जब ये आपस में मिल जाते हैं, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये एक्सप्रेशन है, पहला वाला x² एक्सप्रेशन है, दूसरा वाला 2x क्या है? एक्सप्रेशन है। जब ये आपस में इन दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ गया, रिश्ता किसका जुड़ा भाई? प्लस का रिश्ता जुड़ा। प्लस या माइनस का रिश्ता जुड़ जाए, अगर कभी भी एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस का रिश्ता जुड़ जाए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि वो बन जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है? मान लेते हैं हम कि x² + 2x + 5, ये 3 नंबर बोले मैंने, ये तीनों के तीनों क्या एक्सप्रेशन है, और तीनों एक्सप्रेशन को हमको साथ में जोड़ना तो प्लस या माइनस का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिख रहा है आपको -x3 4x² 7x3। अगर तीनों को मैं अलग कर दूं, अलग कैसे होंगे? इनके मैं यहाँ से साइन हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? जब साइन हटा दूंगा तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? अलग अलग एक्सप्रेशंस बन जाएंगे, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4। पर अगर इनके बीच में रिलेशन बनाना हो मुझे, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा प्लस माइनस, जो पहले लिखा था वही लिख दिया मैंने, ठीक है? जरूरी नहीं है कि यही वर्ड लिखना है आपको, बस अपने मर्जी से मैंने लिख दिया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? पॉलिनोमियल। क्यों बना? क्योंकि याद रखना है आपको, पॉलिनोमियल क्या है? कुछ नहीं है, प्लस या माइनस के रिलेशन के वजह से जो एक्सप्रेशन बनते हैं, तैयार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। प्लस या माइनस की वजह से जो एक्सप्रेशन जुड़ जाते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन x² एंड 2x, पॉलिनोमियल ये दे रखा है आपको, उसमें एक्सप्रेशन x² और 2x दोनों क्या है? टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब टर्म्स क्या होती है? वही टर्म्स की तो बात कर रहे हैं हम। तो देखो ये जो दो चीजें आई प्लस की वजह से आई ना, तो ये दोनों चीजें क्या है? टर्म्स है। इनको काउंट कर लेना है आपको अलग अलग, मतलब दो एक्सप्रेशन थे, इन दोनों को काउंट करें तो दो क्या बन गए आपके? टर्म्स हो गए। तो यहाँ देखते हैं यहाँ कितने हैं आपके? 1 और 2, कितने टर्म्स आपके? 2 टर्म्स है। इधर कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है। कुछ भी नहीं है यार, सिंपल है, काउंट कर लो बस। 1 2 3 4, कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। तो आपको समझ में आया टर्म्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की, बात करते हैं, ठीक है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखो वर्ड सुनने में आपको बहुत भयंकर लग रहा होगा कि भाई कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखो जो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल भाई, मजा आ जाएगा आपको। सुन रहे हो ना? मजा आने वाला है। तो देखो ध्यान से, ईच टर्म, अभी पढ़ा टर्म हमने, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल के जो भी सारे टर्म्स होते हैं उनमें कोफिशिएंट होता ही होता है। अब इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखते हैं। ये पूरा का पूरा आप देखो पॉलिनोमियल है, ठीक है? क्योंकि इनमें प्लस माइनस साइन लगे हुए हैं। अब ये टर्म देख लेते हैं, इनके सबके अलग अलग कर लेते हैं हम। तो x³ भाई 4x²,
उसका अलग किया तो कितना बना 9x, और इसका अलग किया तो कितना बना -2। अब इसका क्या बोला उसने, कोफिशिएंट सबका होता है, तो कोफिशिएंट सिंपल सा वर्ड है भाई, मैं बता दूं कुछ नहीं होता, ये वेरिएबल जो होता है ना आपका, वेरिएबल x y z या a b c, उसके साथ जो नंबर चिपका हुआ है वही आपका क्या है, कोफिशिएंट है, वही आपका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, देखो यहां पर एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका है 1, कुछ नहीं तो 1 सिंपल। इसके साथ क्या चिपका है भाई 4 चिपका हुआ है। 9x के साथ क्या चिपका है 9 चिपका हुआ है, और यहाँ -2 कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, खाली नंबर को ही क्या बोलते हैं कांस्टेंट। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से। अगर खाली कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। याद रखना, उसकी पहचान किससे होती है, वेरिएबल से होती है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। अब आप बताना मुझे इसका आंसर कि कोफिशिएंट x² इसमें ढूंढना है आपको, इस पॉलिनोमियल में, और y का कोफिशिएंट इस वाले आपको पॉलिनोमियल में ढूंढना है। आपको इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट ढूंढना है और इस वाले पॉलिनोमियल में y का कोफिशिएंट ढूंढना है। फटाफट बताओ, आपको 3 सेकंड दे रहा हूं मैं। चलो नहीं ढूंढना तो देख लो, यहां पर यह वाला फॉर्म है, x² ढूंढो कहां पर है, x³ x², ये दिख रहा है मुझे x² है। इस वाले फॉर्म में देखो ध्यान से, x² के साथ क्या चिपका हुआ है 4 चिपका हुआ है। ठीक है, और यहाँ y का ढूंढना है हमें, खाली y बोला है यहाँ पे, देखो y² तो लिखा नहीं है ना, y³ लिखा है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब खाली y की बात कर रहा हूं। तो खाली y कहाँ है, ये है नहीं, ये है, हाँ ये वाला पार्ट है, तो इसका क्या होगा आंसर आपका -5/2। मतलब y के अलावा जो भी कुछ बचा वो सब क्या है, कोफिशिएंट है। उम्मीद करता हूं आपको इतना चीज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अभी भी हमने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को क्लियरली समझ ही लेते हैं कि क्या होता है। तो पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। क्या सुना हमने, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक पॉलिनोमियल के कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे x⁻150, x⁻149, x⁻148 हम घटते क्रम में आ रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, और हम पहुंच गए लो जी यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और क्या बना, द नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं। बता पाओगे आप, फटाफट बताओ। मुझे पता था, बता लोगे आप। तो देखो, अगर आप सही हो तो देखो आंसर को, यहाँ कितने हैं 150 से लेकर x तक तो भाई हो गए 150 टर्म्स हो गए। ठीक है, इसके बाद एक बचा, कितने टर्म्स हो गए 151 टर्म्स टोटल। ये एक नहीं प्लस कर रहा हूं मैं इसमें, ये टर्म में काउंट हो रहा है। ठीक है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म इस तरीके से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स का कलेक्शन। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे प्लस या माइनस साइन की वजह से उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल था बेसिकली, जो हमारे एग्जाम में 3 टाइप्स के ऐसे कौन कौन से हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो मोनो तो सुना ही होगा आपने। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। जैसा आपने सुना होगा मोनोपोड, ठीक है, मोनोलॉग, ये सब क्या है, इसका मतलब एक की बात हो रही है। मोनोलॉग में एक बंदा बोलता है। मोनोपोड का मतलब ट्राइपोड जैसा होता है। ट्राइपोड मतलब 3 उसमें डंडे होते हैं। उसी तरीके से मोनोपोड में क्या होता है, एक डंडा होता है। उसी तरीके से मोनो का मतलब सिंगल, बाय का मतलब क्या होता है 2, और यहाँ पे ट्राई का मतलब कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखते हैं मोनोमियल की बात क्या कर रहे हैं। जैसे नोमियल जो लिखा है पॉलिनोमियल के साथ, वही नोमियल है यहाँ पर। तो मोनो में क्या रहता है, अ पॉलिनोमियल हैव अ 1 टर्म ओनली, इसमें एक ही टर्म होता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 2x 2 5x³ माइनस 9x², और ये 3y, ये सारे क्या हैं, एक एक टर्म वाले हैं। अगला देखते हैं पॉलिनोमियल हैव अ 2 टर्म्स ओनली, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं। जैसे ये देखो x + 1 x² माइनस x, y 30 + 1 और u 43 माइनस u का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म दिख रही होंगी आपको। ये जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको समझो आप। एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अब आप बोलेंगे 4 टर्म वाले भी होते हैं, 5 टर्म वाले भी। हाँ भाई बोल सकते हो, आप नाम रख सकते हो स्पेसिफिक तौर पे। अगर 4 टर्म वाले को बोलना है आपको, जैसे मैंने 1 टर्म वाले को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोला, उसी तरीके से आप
चौथे टर्म वाले को टेट्रानोमियल बोल सकते हो, 5 टर्म वाले को पेंटानोमियल बोल सकते हो, 6 टर्म वाले को सेक्सानोमियल बोल सकते हो, 7 टर्म वाले को सेप्टानोमियल बोल सकते हो, 8 टर्म वाले को ऑक्टानोमियल बोल सकते हो, 9 टर्म वाले को नोनानोमियल बोल सकते हो आप, और 10 टर्म वाले को बोल सकते हो डेकानोमियल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ज़रूरी नहीं है हमें नोमियल के स्पेसिफिक नाम क्या होते हैं, ज़रूरी ये है कि हमारे बेसिक पॉलिनोमियल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड होते हैं, बस उतना ही हमें जानना है, उससे ऊपर जानना ही नहीं है। समझ रहे हो भाई? चलो, इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ूँ मैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, तो इफ़ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज एक्स, we may denoted the polynomial by px, qx, rx, etc. ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है हमारा, अगर x है, क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल a b c d जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, उसमें अगर x है तो हम उसको दिखाने का तरीका क्या अपनाएंगे, px, qx, rx। ज़रूरी नहीं यही चीज़ हो, इसका कहने का मतलब क्या है उसको समझो। यहाँ पे p लगा है, q लगा है, r लगा है, आप s भी लगा सकते हो, t भी लगा सकते हो, u भी लगा सकते हो, आपको जो मन करे वो लगा सकते हो। अल्फ़ाबेट ही तो है, p का मतलब ये नहीं कि पॉलिनोमियल, आप मान भी सकते हो पॉलिनोमियल, इसको p फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हो, बट इससे आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं हम अल्फ़ाबेट के तौर पे। क्यों रख रहे हैं वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हमें बताती है कि ये पार्ट ना इक्वेशन नहीं है, अभी ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जब मैं ये ना लिखता तो ये पता क्या बनता, इक्वेशन। क्योंकि इसका भाई कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देता मैं, सिंपल, और ज़ीरो लगा दूंगा तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन नहीं है उसको बताने के लिए मैंने ये आगे वर्ड लगाए हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये चीज़ क्या है, एक पॉलिनोमियल है, राइट। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। देखो, आप x की वैल्यू को दिखाने के लिए मैंने p q r यहाँ पे लगाए। इसी तरीके से आपको ज़्यादातर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको उसमें px ही लिखा नजर आएगा। आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर अगर जो क्वेश्चन में, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो जो चीज़ लिखी है वही चीज़ आप लिखें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना पुट करें, राइट। आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं डिग्री की बात करूंगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं ये पहला वाला, px 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन बता रहा है हमें, ये चीज़ बता रही है कि ये पॉलिनोमियल है, राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, x की हाईएस्ट पावर जो है वो कौन सा टर्म है, राइट। क्या बोला मैंने, x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है। तो आप इसमें देखो कौन सी हाईएस्ट पावर है, x वाला देखो, क्या ये x है, नहीं, इसमें x है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। इन तीनों में हाईएस्ट पावर किसकी, इसकी है। मैं बोलूँगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 7, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिग्री हेयर। यहाँ पे डिग्री का क्या मतलब है, तो डिग्री इज जस्ट मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री भी कहते हैं। यहाँ पे डिग्री का मतलब ये मत समझना कि डिग्री सेल्सियस हो गया या क्या बोलते हैं कितने डिग्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है इसका कि डिग्री मीन्स पावर, कितनी ज़्यादा पावर है उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, मैंने बोला अगर 3x की पावर 7 उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप सिंपल से एक जवाब देंगे कि 7 है। क्या है इसका, 7 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिए 5y6 माइनस 4y² माइनस 6। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला जो x का टर्म है वो कौन सा होगा, तो भैया हाईएस्ट पावर x पहले ढूंढो, कहाँ है, x है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे तो y है, तो हम y की बात करेंगे। y कौन सा है यहाँ पे, देखो जरा, पहले ये और ये, इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सा पावर वाला, तो हम बोलेंगे ये वाला पार्ट है हमारा, तो हम बोलेंगे 5y की पावर 6, सिंपल। और अगर मेरा डिग्री पूछेगा मेरे से, तो भैया इसकी डिग्री क्या हो जाएगी मेरी, 6,
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको घर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको घर से दे रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को घर से होमवर्क में करें और इसके बाद जो भी इसका आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स में टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, टर्म्स के बेसिस में क्या क्या चीज पढ़ ली हमने। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म्स वाले और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाली होती हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरे टाइप्स की तो वो होती है डिग्री वाली बेसिस पे। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब है इसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 वाली और क्यूबिक मतलब पावर 3 वाले। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। पढ़ते हैं आगे। तो अब समझ लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, बस जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर का मतलब ही क्या है, 1 होता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो यहाँ देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पे 4x + 5 7z - 9। यहाँ पे देखते हैं जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल z है तो उसकी पावर क्या है 1 है। ये पॉलिनोमियल है। इसका बात कैसे पता चला हमें, px और rz से पता चला। अगर ये नहीं होते तो इक्वेशन बन जाती। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है, ax + b। ठीक है, लिखने का तरीका है ax + b, मतलब कि जो पहला फॉर्म होगा वो a के साथ x लगेगा, यानी a और b जो दो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि कोई ना कोई नंबर होगा 1 2 3 या कुछ भी नंबर उसके साथ लगा हो सकता है। x इसी पोजीशन पर रहेगा, इसके बाद b आता है। b मतलब कोई ना कोई नंबर होगा वो। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, क्या ये वाली फॉर्म इससे मैच हो रही है। हाँ, यहाँ पे ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट फॉर्म है। क्या ये भी करेक्ट फॉर्म है, हाँ ये भी करेक्ट फॉर्म है। भाई प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है, a जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है वो किसकी वजह से कहला रहा है, वो वेरिएबल की पावर 1 की वजह से कहला रहा है। और उसकी जो वैल्यू होगी, रियल वैल्यू यानी a वाली जो है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। अगर वही 0 बन जाए, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय x और +7, तो एक फॉर्म बनाते हैं हम उसको। 0 को x से करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 7, बचा क्या, कांस्टेंट। खाली कांस्टेंट बना तो इसका मतलब क्या, मैं इसे पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, कह तो सकता हूँ 7 को, पर ये कांस्टेंट वाला पॉलिनोमियल हो गया। बट लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं बचा। वेरिएबल तो तब होगा ना कि जब 0 से बड़ा कोई नंबर हो। 1 2 3 अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता, मान लो 1 मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पर, तो 1 से करता तो कितना आता है, यहाँ पे x आता खाली। तो x + 7 भी क्या होता, एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता। क्लियर है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है जिसकी पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। अब इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ने वाले, बहुत विस्तार से। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसको जो एग्जाम्पल है 2x² + 5, 5x² + 3x + 7, y² और x² + 2/5x। ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स हैं। आप बोलोगे चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कैसे हुआ और ये कैसे हैं। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको ढूंढना क्या है, डिग्री ढूंढनी है। डिग्री मतलब बड़ी पावर। अगर आपको ये पावर मिल जाती है जो पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। पावर 2 दिख रही है ना, इसके अलावा कुछ भी हो, वो 0 भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता हमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया y² प्लस, हमें पता है ये फॉर्म बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका क्या है, a का मतलब 1 है, कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब फाइनली 1 ही होगा वहाँ पर। अच्छा, प्लस b वाला फॉर्म बनाता हूँ मैं इसे। b कुछ नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c वाला फॉर्म देखता हूँ। c भी है इसके पास, नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो मैं क्या बोलूँगा, c भी क्या है, 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी ना, क्योंकि ये b हो गया, ये c हो गया और ये a हो गया। कैसे हुआ देखो, सॉरी यहाँ पे x नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं y लिख देते, क्योंकि y दिया था ना। तो देखो ये वाला फॉर्म देखो ध्यान से, ये वाले में पावर 2 दिख रही है, हाँ सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक बन गया। इसके बाद चाहे जो भी नंबर हो वो 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा जो जिसके वजह से क्वाड्रेटिक बन रहा है वो वाला फॉर्म ना 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला फॉर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो क्वाड्रेटिक बना रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझते हैं। क्यूबिक मतलब क्यूब से रिलेवेंट। तो देखो जिसकी पावर 3 है वो क्या होगा,
क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 4x का क्यूब, 2x का क्यूब +1 और 6 - x क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्म देखते हैं हम, 5x क्यूब +1 और 4x क्यूब, ये पूरा पूरा एक ही है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax क्यूब + bx स्क्वायर + cx + d होता है। ये इसका एक करेक्ट फॉर्म होता है। इस फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं कुछ को यहाँ पर, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ इस वाली फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा इसको मैं, 4x का क्यूब प्लस, क्या मुझे ये वाला फॉर्म मिला, हाँ मिला, तो ये क्यूब है, पहली बात तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद देखो ये वाला फॉर्म मिला मुझे, नहीं, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो भैया 0 लगाऊंगा, 0 × x स्क्वायर प्लस, c वाला फॉर्म है मेरे पास, नहीं है, तो 0 × x प्लस, d वाला फॉर्म है, नहीं है, 0। तो ये वाला फॉर्म भले ही 0 हो जाए, ये वाला फॉर्म भले ही 0 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। एक ये वाला फॉर्म मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में, 0 नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से क्यूब बन रहा है वो वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम अगली नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे किस तरीके से इसके एप्लीकेशन होते हैं, मतलब इसका यूज़ कैसे करें हम क्वेश्चन के अंदर, जो एक्सरसाइज हमारी आएंगी। वीडियो में मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।